नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आज हम लोग करेंट अफेयर्स में चर्चा करने वाले हैं, क्या राज्य सरकार बदल सकती है रुपए का चिन्ह। दरअसल हाल ही में तमिलनाडु सरकार अपने राज्य बजट में मुद्रा के आधिकारिक प्रतीक में बदलाव करते हुए भारतीय रुपए के स्थान पर तमिल अक्षर वाले रुपया को अपनाया हुआ है, जिसके कारण केंद्र और तमिलनाडु सरकार के बीच एक बार फिर से भाषा विवाद को लेकर बयानबाजी जारी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टालिन सरकार की आलोचना करते हुए यहां तक कह दिया कि यह भारतीय एकता को कमजोर करता है और क्षेत्रीय गौरव के बहाने अलगाववाद को भी बढ़ावा देता है। वहीं एमके स्टालिन ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि यह जो निर्णय लिया गया है तमिल भाषा को बढ़ावा देने के साथ साथ राज्य की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के लिए किया गया है। जानेंगे पूरा मामला क्या है। चलिए टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जल्द ही मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेज शुरू होने वाली है। देखा जाए तो नई शिक्षा नीति और ट्राई लैंग्वेज वार को लेकर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच अभी विवाद थमा नहीं है। तब तक तमिलनाडु सरकार ने अपने बजट में रुपया की जगह तमिल रुपया को यहाँ पे शामिल करके एक नया विवाद को जन्म दे दिया है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक सी बात है कि राज्य सरकार आखिर किस प्रक्रिया के तहत इसको शामिल किया हुआ है। क्या राज्य सरकार कोई अधिकार है कि नहीं है? अगर नहीं तो केंद्र सरकार राज्यों के प्रति कौन कौन से एक्शन ले सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या राज्य सरकार रुपए के प्रतीक को बदल सकती है कि नहीं बदल सकती है। सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि भारतीय रुपए का जो चिन्ह है इसको 2010 में केंद्र सरकार के द्वारा आधिकारिक रूप से अपनाया गया था, लेकिन आपको जान के बहुत अतिशयोक्ति होगी कि इसको अभी तक राष्ट्रीय एम्बलम के रूप में, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में दर्ज नहीं किया गया है, जिसके कारण यह किसी विशेष कानून के अंतर्गत नहीं आता है जो इसे बदलने या अपनाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता हो। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान में राज्य सरकार को रुपए के चिन्ह में बदलाव की अनुमति या प्रतिबंध के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। लेकिन आमतौर पर यहाँ पे देखा जाए तो मुद्रा और उससे जुड़े प्रतीकों का निर्धारण चूंकि केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, क्योंकि मौद्रिक जो नीतियां हैं केंद्र द्वारा बनाई जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका जो नियंत्रण भी आरबीआई के द्वारा की जाएगी। वहीं नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रीय प्रतीकों को विशेष की सुरक्षा प्रदान की गई है और भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम 2005 के तहत इसमें किसी भी तरह के गलत उपयोग या फिर बदलाव को अवैध माना गया है। लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं कि रुपए के चिन्ह इस कानून के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि इसे आधिकारिक राष्ट्रीय प्रतीक का दर्जा अभी तक नहीं मिला हुआ है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो वह इस अधिनियम में संशोधन करके रुपए के चिन्ह को राष्ट्रीय प्रतीक का दर्जा देकर इसे कानूनी सुरक्षा प्रदान कर सकती है। क्योंकि ऐसा अगर हो जाए तो राज्य सरकारों के पास इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव करने का अधिकार नहीं होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, क्या केंद्र सरकार कोई कार्रवाई कर सकती है या फिर कर सकती है कि नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार कोई कार्रवाई हो सकती है कि नहीं हो सकती है। अभी हम लोगों ने समझा कि देखिए रुपए का जो चिन्ह है उसको राष्ट्रीय प्रतीक का दर्जा नहीं दिया गया है, इसीलिए इसमें परिवर्तन से किसी विशेष कानूनी धारा के उल्लंघन का दावा करना आसान नहीं होगा। ये बातें तमिलनाडु सरकार भी भली भांति जानती है, लेकिन कुछ कानूनी प्रावधानों के तहत देखा जाए तो इसको चुनौती दी जा सकती है। जैसे कि नंबर 1 है, मुद्रा और वित्तीय मामलों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। जैसे कि इसमें बात करें हम लोग कि 7वीं अनुसूची की संघ सूची में मुद्रा और भारतीय रिजर्व बैंक का उल्लेख किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकारों को मुद्रा या उसके प्रतीकों में बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सरकार के इस निर्णय को असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताकर एक्शन ले सकती है। दूसरा यहाँ पे बात करें, भारतीय मुद्रा अधिनियम 1906 और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, ठीक है। इसमें देखेंगे तो भारतीय मुद्रा की प्रामाणिकता और डिजाइन को पूरी तरीके से नियंत्रित करती है। चूंकि जो रुपए का जो चिन्ह है केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया था या फिर किया गया है, और यदि राज्य सरकार इसे बदलने का प्रयास करती है तो इसे अधिनियमों के उल्लंघन के रूप में यहाँ पे देखा जा सकता है। तीसरा है यहाँ पे संवैधानिक उल्लंघन, आर्टिकल 256, आर्टिकल 257। अगर केंद्र सरकार चाहे तो इससे गंभीर संवैधानिक उल्लंघन मान सकती है। किसके तहत? अनुच्छेद 256 और अनुच्छेद 257 के तहत। इसके तहत
साफ साफ यहाँ पे केंद्र सरकार राज्यों को अपने फैसले को वापस लेने के लिए निर्देश दे सकती है। अगर राज्य सरकार इसका पालन नहीं करती है तो राष्ट्रपति शासन, मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे 356 लगाने के भी यहाँ पे सिफारिश कर सकती है। लेकिन इसे केवल गंभीर संवैधानिक संकट की स्थिति में ही अपनाया जा सकता है। हालांकि ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की जा सके, लेकिन एक केंद्र सरकार के पास एक ऑप्शन या फिर एक अधिकार हो सकता है। चौथा है अनुच्छेद 282, वित्तीय सहायता या अनुदान में कटौती। ये सब यहाँ पे राज्यों में दबाव बनाने का एक तरीका है, जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को विभिन्न योजनाओं में बजट के तहत सहायता प्रदान यहाँ पे किया जाता है, और यह सहायता जो किया जाता है अनुच्छेद 282 के तहत यहाँ पे किया जाता है। इसके तहत यहाँ पे देखा जाए तो राज्य सरकार किसी विवादास्पद निर्णय पर कायम रहती है तो केंद्र सरकार वित्तीय सहायता या अनुदान में कटौती करके उसे वापस लेने में यहाँ पे दबाव बना सकती है, दबाव डाल सकती है। तो अभी धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा एक स्टेटमेंट भी आया हुआ था कि जब तक तमिलनाडु सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं करती है तब तक हम पैसा रिलीज नहीं करेंगे। तो इसमें देखा जाए तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती गई, बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया था। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रुपए के प्रतीक में बदलाव के व्यापक प्रभाव यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे नंबर 1 देखा जाए तो मानकीकरण प्रक्रिया पर प्रभाव, जैसे कि राष्ट्रीय मुद्रा के प्रतीक को एक समान रूप में स्वीकार किया जाता है ताकि पूरे देश में आर्थिक लेन देन और प्रशासनिक कार्यों में पूरी तरीके से एक रूपता बनी रहे। ऐसे में देखा जाए तो रुपए के चिन्ह में बदलने से या फिर बदलने का जो निर्णय है, देखिए केवल एक प्रतीकात्मक कदम नहीं है बल्कि राष्ट्रीय प्रतीकों और मानकीकरण प्रक्रिया पर भी गहरे प्रश्न खड़ा करता है। अब सपोज करिए कि अब रुपये का जो भी यहाँ पे सिंबल है सब कोई देख रहा है, यहाँ पे पूरे देश के देशवासी देख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, किसी भी राज्य में जा रहा है तो वहाँ पे रीजनल आइडेंटिटी नहीं है बल्कि पूरे के पूरे भारत के संदर्भ में यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो अलग अलग इस तरीके से अगर सिंबलाइज अलग अलग रीजनल लैंग्वेज का अगर प्रयोग किया जाएगा तो समस्या बनी रहेगी। दूसरा यहाँ पे संघीय ढांचे और यहाँ पे भाषाई पहचान को लेके, क्योंकि भारत का संविधान राज्यों को उनकी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ छेड़छाड़ से संघीय ढांचा में, ठीक है, असहमति को जन्म दे सकता है। जैसे भविष्य में सपोज करिए कि आज तमिलनाडु किया, कल कर्नाटक कर सकता है, केरला कर सकता है, हैदराबाद कर सकता है। तो ऐसे में समस्या यहाँ पे और अधिक गंभीर होने की संभावना है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रशासनिक प्रभाव के रूप में देखा जाए तो राष्ट्रीय मुद्रा के प्रतीक में बदलाव का असर प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी पड़ सकता है। जैसे कि अभी तक आप लोग देख पा रहे हैं, सरकारी दस्तावेज हो गया, बैंकिंग प्रणाली हो गया, या फिर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन में रुपए का मानकीकृत उपयोग किया जाता है, जो भी यहाँ पे सिंबल बनाया गया है। यदि अलग अलग राज्यों द्वारा अपने प्रतीक यहाँ पे डेवलप कर लिया जाएगा तो इससे न केवल भ्रम की स्थिति यहाँ पे उत्पन्न होगी बल्कि मुद्रा की अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी पूरी तरीके से प्रभावित हो सकती है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं रुपये के इतिहास और विकास क्रम। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। नंबर 1 बात करते हैं, आखिर प्रतीक को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए अभी जो हम लोग रुपये का प्रयोग कर रहे हैं, आपको पता है कि 2010 में इसको यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है। तो 2010 के पहले क्या था यहाँ पे, तो देखा जाए यहाँ पे इससे पहले भारतीय रुपयों को RS या फिर देख पा रहे हैं INR इंडियन रुपीज के क्रम में यहाँ पे लिखा जाता था। अब इससे समस्या क्या होती थी कि पाकिस्तानी और श्रीलंकाई जो भी रुपया होते थे, ठीक है, उनसे हमारी अन्य मुद्राओं के साथ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, क्योंकि वहाँ भी रुपया ही चलता है, उनका भी सिंबल इसी टाइप का है यहाँ पे। इसी समस्या को देखा जाए तो रिजॉल्व करने के लिए या फिर हल करने के लिए रुपये को एक विशिष्ट पहचान देने के लिए भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता यहाँ पे आयोजन की, जिसके माध्यम से वर्तमान प्रतीक को यहाँ पे चुना गया। अब यहाँ पे दूसरा बात करते हैं रुपये का प्रतीक का निर्धारण कैसे हुआ। तो देखिए पूरे होता है ना, देश से ये कॉम्पिटिशन तैयार किया गया। जैसे 5 मार्च 2009 को देखा जाए तो भारत सरकार ने रुपये के प्रतीक के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता की यहाँ पे घोषणा की। अब इसमें देखेंगे तो इसके लिए 3000 से अधिक आवेदन आए कि हमने सिंबल बना के दिया हुआ है, हमने सिंबल बना के दिया हुआ है। अब इसमें से 5 जो डिजाइन है यहाँ पे सिलेक्ट किया गया, शॉर्टलिस्ट किया गया, और उसके बाद से
15 जुलाई 2010 को यही वो डेट है कि कैबिनेट बैठक में प्रोफेसर डी उदय कुमार का डिजाइन आधिकारिक तौर पर चयनित किया गया है। यही है प्रोफेसर डी कुमार, और बड़े मज़े की बात है कि ये भी चेन्नई तमिलनाडु से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर हैं। तो इन्हीं के द्वारा जो डिजाइन किया गया है, तो भारत कैबिनेट के द्वारा यहाँ पे इसको शामिल कर लिया गया है। अब आगे चल के देखेंगे तो 2011 से भारतीय नोटों और सिक्कों पर इस प्रतीक का प्रयोग बड़ी तेज़ी से यहाँ पे होना शुरू हो गया है। तो तब से देखेंगे तो इसी सिंबल का यहाँ पे प्रयोग होता रहा है, लेकिन अब इसी को यहाँ पे तमिलनाडु सरकार के द्वारा तमिल भाषा में प्रयोग किया गया है। इसकी विशेषताएं क्या है, जैसे कि आप लोग देख लीजिए। इसकी विशेषताएं में नंबर 1 बात करें तो रुपए का जो प्रतीक है, जैसे कि देवनागरी यहाँ पे देख पा रहे हैं र में, और यहाँ पे रोमन R का पूरी तरीके से मिश्रण किया गया है, जैसे कि इसमें आप लोग देख पा रहे हैं। इसके ऊपर 2 समानांतर यहाँ पे रेखाएं खींची गई है, जो भारतीय तिरंगे के 2 रंगों अर्थात केसरिया और यहाँ पे देख पा रहे हैं हरा का पूरी तरीके से प्रतीक है। और यह भारतीय मुद्रा को एक अद्वितीय सांस्कृतिक और साथ साथ देखेंगे तो आर्थिक पहचान भी प्रदान करता है। रुपया का यूनिकोड भी है, जैसे कि यूनिकोड देख पा रहे U+20B9 है यहाँ पे, जिससे कि अगर आप अपने कंप्यूटर, स्मार्टफोन या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आसानी से टाइप करके इस टाइप का सिंबल आप बना सकते हैं। रुपये का प्रतीक अपनाने के बाद से यह दुनिया का 5वीं मुद्रा यहाँ पे बन चुका है, जिसे एक विशेष प्रतीक के द्वारा पहचाना जाता है। अभी तक देखा जाए तो अमेरिकी डॉलर जैसे इस टाइप का था, वैसे ही ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और इसके अलावा देखेंगे तो यूरो। अब भारत यहाँ पे 5वां देश बन गया है, जिसमें यहाँ पे पूरी तरीके से सिंबल के रूप में, प्रतीक चिन्ह के रूप में शामिल किया गया है। कुछ और बातें को हम लोग जान लेते हैं कि आखिर रुपये का ऐतिहासिक सफ़र कैसा रहा है। जैसे कि एंशिएंट एरा में भी अगर आप लोग देखेंगे तो भारतीय मुद्रा का नाम रुपया संस्कृत शब्द, जिसको यहाँ पे रुपया से लिया गया है, जिसका अर्थ यहाँ पे चांदी होता है, जो प्राचीन भारत में व्यापारिक विनिमय के लिए प्रचलित था काफ़ी से काफ़ी, और इसी से प्रेरित होकर देखेंगे यहाँ पे तो आगे चलकर भारतीय मुद्रा को रुपया नाम मिला, जो कि आज तक प्रचलित है। हालांकि मुगल काल तक आते आते देखेंगे मिडेवल हिस्ट्री में तो शेरशाह सूरी के समय काफ़ी बड़े मात्रा में यहाँ पे रुपया चलाया गया। हालांकि शेरशाह सूरी को यहाँ पे आधुनिक रुपया प्रणाली का जनक भी माना जाता है। उसके द्वारा जो चलाया गया, जैसे मानकीकृत चांदी का सिक्के चलाया, जिसका जो वजन होता था 178 ग्रेन, इसी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 11.53 ग्राम के आसपास। साथ में शेरशाह सूरी ने सोने का मोहर और तांबे का दाम भी यहाँ पे चलाया। इसके अलावा देखेंगे तो मुगलों ने 3 धातु सोना, चांदी और तांबे की मौद्रिक प्रणाली को भी सुदृढ़ किया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ब्रिटिश काल की। तो ब्रिटिश काल के दौरान भी देखेंगे तो रुपया मुख्य मुद्रा के रूप में बना रहा। हालांकि इसके मानकों में परिवर्तन लाया गया, जैसे कि रुपया का भार 11.66 ग्राम था, और इसमें जो चांदी की जो मात्रा थी 91.7% शुद्ध चांदी के रूप में होती थी। 19वीं शताब्दी के अंत तक देखेंगे तो रुपया ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली के अंतर्गत 1 शिलिंग 4 पेंस के यहाँ पे बराबर हो गया। तो शिलिंग वगैरह चलता था देखेंगे उस समय, ठीक है। जो मुद्रा जो प्रणाली है, इसको अभी भी देखेंगे तो कई सारी पूर्वी अफ्रीकी देशों के द्वारा अपनाया जाता है। और वही अगर हम लोग बात करें पेंस की, तो ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, जिसको GBP के रूप में जाना जाता है, उसी की, ठीक है, मुद्रा की छोटी इकाई के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं आधुनिक रुपया। जैसे कि स्वतंत्र भारत में यहाँ पे देखा जाए तो मुद्रा प्रणाली को अधिक व्यवस्थित और आधुनिक बनाने के लिए 1957 में रुपये का दशमलवीकरण यहाँ पे किया गया। जैसे कि आप लोग, ठीक है, जो भी सीनियर सिटीजन आपके घर पे, आप लोग उनसे पूछिएगा कि पहले जो 1 रुपया होता था 16 आने के बराबर होता था, उसके बाद फिर 64 पैसा हो गया, उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो 192 पाई में बटा होता था। लेकिन 1957 के बाद इसे 100 पैसे में विभाजित कर दिया गया, और शुरुआत में इसको देखेंगे तो नया पैसा कहा गया, लेकिन बाद में सिर्फ पैसा नाम यहाँ पे रह गया। वर्तमान में अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य करता है। रुपए की सुरक्षा और मौद्रिक नीति का निर्धारण RBI के द्वारा ही यहाँ पे किया जाता है। ऐसे में तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये जो लिया गया फैसला, या जो भी फैसला यहाँ पे लिया गया है, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग नीचे
अपनी राय दे सकती हैं, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो बहरहाल इतना ही हम लोग, ठीक है, लेक्चर को बाइंड अप करते हैं। कोई भी क्यूरी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।